जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीक में ओवरहेड्स का चैप्टर कर रहे थे और ओवरहेड्स के चैप्टर में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जिसके ऊपर हमने एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। हमने उसमें एलोकेशन का कॉन्सेप्ट और जो अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट था उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हुई थी। अब हम लोग इसमें आज और रीअपोर्शनमेंट भी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। सो अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रीअपोर्शनमेंट मेथड्स। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट के कौन-कौन से मेथड्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं या जो होते हैं, वो हमने अब इसमें डिस्कस करने हैं। रीअपोर्शनमेंट मेथड्स। रीअपोर्शनमेंट भी जैसे कि हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि रीअपोर्शनमेंट क्या है कि हम सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस को उठाकर प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर दोबारा से चार्ज करवाते हैं। तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो है बेसिकली रीअपोर्शनमेंट। यानी कि सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को उठा के दोबारा से प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर रीअपोर्शन कर देना, दोबारा से अपोर्शन कर देना, इस प्रोसेस का नाम अपोर्शनमेंट है। सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन सेंटर्स की कॉस्ट पे दोबारा से चार्ज कर देने का नाम क्या है? रीअपोर्शनमेंट। सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को उठा के दोबारा से प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज करवाना, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रीअपोर्शनमेंट। इस प्रोसेस का नाम है रीअपोर्शनमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट बेसिकली इटसेल्फ एक अपोर्शनमेंट ही है, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि हम सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस को उठाकर प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर अपोर्शन करने लगे। सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस को उठा के क्या करने लगे हैं? प्रोडक्शन सेंटर्स पर रीअपोर्शन करने लगे। यानी कि वो ऑलरेडी अपोर्शन्ड हो चुके हुए हैं, लेकिन उनको वहां से उठा के क्या करने लगे हैं? प्रोडक्शन सेंटर्स पे दोबारा से रीअपोर्शन करने लगे हैं। इस प्रोसेस का नाम रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, अब ये जब हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला भी वही है जो फॉर्मूला अपोर्शनमेंट के लिए है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम कॉमन कॉस्ट नहीं होगी, कॉमन कॉस्ट की बजाय बल्कि इसमें यहाँ पर आपके पास सर्विस सेंटर का बैलेंस होगा, ठीक है? यानी कि सेपरेट कॉस्ट सेंटर, यानी कि प्रोडक्शन सेंटर्स की जो कॉमन कॉस्ट नहीं, बेसिकली सर्विस सेंटर की कॉस्ट इसके अंदर मौजूद होगी। जैसे कि यहाँ पर भी इसने इसका फॉर्मूला आपको बताया, जैसे मैं कहता कि फॉर्मूला सेम है, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होगा अपोर्शनमेंट का। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इस फॉर्मूले में लिखेंगे डिपार्टमेंट बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू सर्विस सेंटर कॉस्ट। ये फ़र्क है, मतलब ये इसमें आएगा। और ज़ाहिर है अपोर्शनमेंट करने के लिए हमें बेस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए भी कॉमन, जैसे अब अगर स्टोर्स की कॉस्ट को अगर हमने रीअपोर्शन करना है प्रोडक्शन सेंटर्स पे, तो उसके लिए सूटेबल बेस इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ मटेरियल एक्विजिशंस होंगी। इसी तरह अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट को रीअपोर्शन करना चाह रहे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट को रीअपोर्शन करने के लिए नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स बेस हो सकती है, या नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स आउट, यानी कि जिसने जितनी मर्तबा मेंटेनेंस करवाई। कैंटीन के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। सो ये जो है, ये इसकी कुछ बेस इंफॉर्मेशन हैं जो कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है।
तो ये उसके बाद रीअपोर्शनमेंट है। रीअपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स याद है, लास्ट टाइम हमने की भी थी। बेसिकली रीअपोर्शनमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी की वजह से टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगती है। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। डन जी। अब हम लोग मूव करते हैं रीअपोर्शनमेंट के मेथड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, रीअपोर्शनमेंट के जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो मेथड हमारे पास आता है डेट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये होता है कि जिसमें सर्विस सेंटर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। जैसे मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा तो वो यूं होगा कि जैसे आपके दो सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और दूसरा है मेंटेनेंस। तो कहने का मतलब ना तो स्टोर्स मेंटेनेंस को कोई सर्विस दे रहा है और ना ही मेंटेनेंस स्टोर को कोई सर्विस दे रहा है। ना तो स्टोर से मेंटेनेंस को कोई सर्विस मिल रही है, ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्टोर्स को कोई सर्विस दे रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज एक्सचेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स में तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। ना स्टोर्स मेंटेनेंस को कोई सर्विस देता है और ना ही मेंटेनेंस से स्टोर में कोई सर्विस जाती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जैसे, अब पहले तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्टोर से मेंटेनेंस में क्या सर्विस हो सकती है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से स्टोर में क्या सर्विस आ सकती है। देखिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स या लुब्रिकेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, अगर तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट में रखवाए हुए हैं तो ज़ाहिर है जब मेंटेनेंस को जरूरत पड़ेगी स्टोर डिपार्टमेंट को वो रेक्विजिशन भेजेगा और स्टोर्स डिपार्टमेंट उसको वो स्पेयर पार्ट्स, वो लुब्रिकेंट्स वगैरह इशू कर देगा। तो ये वो सर्विस है जो स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे सकता है। अब मेंटेनेंस स्टोर्स को क्या सर्विस देगा कि अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी मौजूद है और उस मशीनरी की आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसकी उस मशीनरी की मेंटेनेंस करवाते हैं, तो वो जो आप करवाएंगे वो मेंटेनेंस सर्विस होगी। ठीक है, वो क्या होगी? मेंटेनेंस सर्विस होगी जो हम इसमें करेंगे। तो अब अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट में हम जब कहते हैं कि अगर लेट सपोज कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से तो स्टोर डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस नहीं लेगा, क्योंकि जब उसमें कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है तो उसको कोई सर्विस वो ले ही नहीं सकता। तो और इसी तरह अगर मैं ये कह दूं कि जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सर्विस के लिए जो लुब्रिकेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इतनी माइनर क्वांटिटी के हैं, माइनर वो हैं कि वो उसको अलग से उसे स्पेशली स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रखवाने की उनको जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि ना तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कोई सर्विस लेने की जरूरत है और ना ही मेंटेनेंस को स्टोर से कोई सर्विस लेने की जरूरत है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें सर्विस सेंटर्स आपस में एक दूसरे से सर्विसेज ना ले रहे हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं किसको? प्रोडक्शन सेंटर्स। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये एक एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। वैसे तो जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें जो हमने रीअपोर्शनमेंट की थी वो डायरेक्ट मेथड से ही की थी। अब हम करने लगे हैं जी डायरेक्ट मेथड से एक एग्जांपल। इसमें है ये फॉर डायरेक्ट मेथड।
यानी कि इस क्वेश्चन में दो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, और दो सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस। अब वो कह रहा है टोटल आफ्टर अपोर्शनमेंट जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, प्रोडक्शन सेंटर ए का वो 10,000 है और बी का 20,000 है, स्टोर्स का 500 और मेंटेनेंस का 200। वो कहते हैं कि जब आप स्टोर्स को रीअपोर्शन करते हैं, स्टोर्स को जब आप रीअपोर्शन करते हैं, तो स्टोर्स अपनी कॉस्ट स्टोर की क्या है 500, यानी कि इस 500 का स्टोर्स क्या करता है 45% इसको चार्ज करता है और 55% बी को चार्ज करता है, यानी कि मेंटेनेंस को कुछ भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करते हैं, तो मेंटेनेंस अपनी इस वैल्यू का 200 का 60% प्रोडक्शन सेंटर ए को, 40% प्रोडक्शन सेंटर बी को चार्ज करेगा और स्टोर्स को कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम लोग फिर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे कि आप बेस इंफॉर्मेशन से बड़ा वाजे है कि स्टोर से ना तो कोई वैल्यू मेंटेनेंस में जा रही है और ना मेंटेनेंस से स्टोर में कोई वैल्यू आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड। आफ्टर अपोर्शनमेंट, आफ्टर अपोर्शनमेंट प्रोडक्शन सेंटर ए का बैलेंस 10,000 है, प्रोडक्शन सेंटर बी का बैलेंस 20,000 है, स्टोर्स का बैलेंस 500 है और मेंटेनेंस का बैलेंस 200 है। ये आफ्टर अपोर्शनमेंट है, ये बैलेंस। अब जब आप इसकी रीअपोर्शनमेंट करते हैं, फॉर्मूला वही है जी, उस दिन वाला ही। जी जाहिद साहब, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर्स को रीअपोर्शन करने लगे। स्टोर्स का बैलेंस है हमारे पास कितना, जिसको हमने रीअपोर्शन करना है। स्टोर्स का बैलेंस है जी हमारे पास इसमें 500 का। तो 500 का 45% ले लें। जी 500 का 45% ले लें। ये डाटा बेस इंफॉर्मेशन यहाँ परसेंटेज में गिवन है, अगर ये परसेंटेज के बगैर भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे गिवन हो उस तरह से फिर आप इसको निकालेंगे। शाबाश जायद साहब, 225 ये किया। अब भी हमने वही है, 45 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 100। क्योंकि टोटल बेस हमारे पास बन रही है 100%। ठीक है, टोटल बेस क्या बन रही है हमारे पास, 100%। तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। इसी तरह अब प्रोडक्शन सेंटर बी का हमने शेयर निकालना, तो क्या करेंगे, 55 टोटल बेस 55 है डिवाइडेड बाय टोटल बेस 100 है मल्टीप्लाई बाय 500, कितनी वैल्यू आएगी जी, शाबाश 275 पास, एक्सीलेंट। और अब मेंटेनेंस में कोई वैल्यू चार्ज नहीं होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, स्टोर्स
और मेंटेनेंस। अब स्टोर्स की आपने कर दी रीअपोर्शनमेंट, अब हम करेंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का हमारे पास टोटल बैलेंस है 200 और इसकी बेस इंफॉर्मेशन हमारे पास ऊपर गिवन है जी। 200 का 60%, यानी कि 200 को क्या करेंगे 60। अच्छा, अब यहां पर देखें हमारी जो टोटल बेस है उस टोटल बेस का टोटल 100% है, तो क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 120। जायद साहब शाबाश, इसमें वैल्यू चार्ज कर दिया आपने। और 40% बी को करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 100 इंटू 200, 80। शाबाश कमर साहब। और स्टोर्स में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जी। टोटल क्या बन गई ये बेटा? ऊपर जाहिर साहब 10,000 भी ऐड करना है, तो ये बनेगा 10,345। तो सर्विस जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ए है उसका टोटल हो जाएगा 10,345 और प्रोडक्शन सेंटर बी का टोटल बन जाएगा 20,355 आई गेस। और स्टोर्स और मेंटेनेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा? नील। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? तो इस तरीके से ही हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट मेथड से अटेम्प्ट कर। जी, जो हमने लास्ट टाइम आसान किया था वो डायरेक्ट मेथड ही था। जो हमने उस दिन किया था वो डायरेक्ट मेथड से ही था। जी, इसमें किसी को कोई इशू है तो बता दें, पूछ लें। चलें, ये हमने एग्जांपल कर ली। अब हम, ये तो था डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड किस सिचुएशन में यूज होगा? अगर सर्विस सेंटर्स आपस में सर्विसेज एक्सचेंज नहीं करते तो हम ये मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है अगर सर्विस सेंटर्स में से कोई एक सर्विस सेंटर दूसरे को सर्विसेज दे रहा हो लेकिन दूसरा सर्विस सेंटर उसको कोई सर्विस ना दे, तो फिर हम लोग इसमें स्टेप डाउन मेथड यूज करते हैं। यानी कि एक सर्विस सेंटर ने सर्विस दी, फर्ज करें स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है लेकिन दूसरे सर्विस सेंटर ने उसको कोई सर्विस नहीं दी, इसको हम वन वे मेथड भी इस वजह से कहते हैं कि वन वे मेथड मतलब एक तरफ से दूसरे को सर्विस मिल रही है लेकिन दूसरी साइड से उसको कोई सर्विस नहीं मिल रही, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग स्टेप डाउन मेथड यूज करते हैं। स्टेप डाउन मेथड एक वाहिद मेथड है जिसमें स्टूडेंट सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस ऑफ रीअपोर्शनमेंट, पहले किसको रीअपोर्शन करना है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर आता है, स्टेप डाउन मेथड के अंदर। इसके अलावा किसी और मेथड में सीक्वेंस की कोई कंडीशन नहीं है।
यानी कि आप जिसको मर्जी पहले रीअपोर्शन कर लें, जिसको मर्जी आप बाद में कर लें, ठीक है, उससे कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो ये जो है ये आपका स्टेप डाउन मेथड कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन मेथड। तो स्टूडेंट्स इसमें स्टेप डाउन, ये हमारा स्टेप डाउन मेथड है। स्टेप डाउन मेथड मतलब वन वे मेथड। इसमें एक सर्विस सेंटर दूसरे को सर्विसेज दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा, इसको वन वे मेथड भी कहते हैं। यानी कि आप यूं कह लें कि स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है और मेंटेनेंस से स्टोर को सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है वो स्टेप डाउन मेथड यूज। अब एज अब इसमें सीक्वेंस इस तरह से है कि चूंकि स्टोर्स मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, तो आप पहले स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे। क्योंकि स्टोर्स मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, तो पहले आप स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे, फिर आप मेंटेनेंस को करेंगे। पहले स्टोर्स एंड देन मेंटेनेंस। तो ये सीक्वेंस है। यानी कि जो सर्विस सेंटर सर्विस दे रहा है पहले उसको रीअपोर्शन करना है, और जो सर्विस सेंटर सर्विस दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा उसको आपने बाद में करना है। ठीक है, इसकी लॉजिक है। अच्छा, ये मेथड कोई भी हो, ये बात कंफर्म है कि सर्विस सेंटर्स जो सर्विसेज हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। सर्विस सेंटर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे ये अब एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में ये आपका स्टेप डाउन मेथड है। इसकी अगर हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन से बड़ा वाज़ेह है कि आप जब स्टोर्स को रीअपोर्शन करते हैं, जब आप स्टोर्स को रीअपोर्शन करते हैं तो स्टोर्स अपनी वैल्यू का, यानी कि इस वैल्यू का 40% इसको चार्ज कर रहा है, 50% बी को चार्ज कर रहा है, और 10% मेंटेनेंस को चार्ज कर रहा है। यानी कि स्टोर अपनी कॉस्ट का 10% मेंटेनेंस को चार्ज कर रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है। यानी कि स्टोर ने जो टोटल सर्विसेज दी हैं उसमें से 40% सर्विसेज प्रोडक्शन सेंटर ए को दी हैं, 50% प्रोडक्शन सेंटर बी को दी हैं, और 10% सर्विसेज उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दी। तो इसलिए वो जब उसने 10% सर्विसेज मेंटेनेंस को दी हैं तो फिर सर्विस वाला अपने स्टोर्स वाला अपनी कॉस्ट का 10% मेंटेनेंस को चार्ज भी करेगा। इसी तरीके से जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने, तो जब आप रीअपोर्शन करते हैं तो मेंटेनेंस अपनी कॉस्ट का 60% ए को, 40% प्रोडक्शन सेंटर बी को, और स्टोर्स को कुछ भी चार्ज नहीं करता। यानी कि स्टोर्स से मेंटेनेंस में कोई वैल्यू चार्ज नहीं हो रही। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जैसे कि बेस इंफॉर्मेशन से क्लियर है कि हमें यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, स्टेप डाउन मेथड। हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, स्टेप डाउन मेथड अप्लाई करना है। अब स्टेप डाउन मेथड अप्लाई करने के लिए अब मुझे ये बताएं, इसमें कौन सा सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर को सर्विस दे रहा है? कौन सा सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर को सर्विस दे रहा है? बताएं, शाबाश। जी, शाबाश अब्बास साहब। तो स्टोर सर्विस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले हम स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? स्टोर्स की रीअपोर्शनमेंट करेंगे।
आफ्टर अपॉर्चनमेंट इसका बैलेंस 10,000 था, इसका बैलेंस 20,000 था, इसका बैलेंस 500 था और इसका बैलेंस 200 था। अब जब हमने करनी है रीअपॉर्चनमेंट, तो जब हम पहले स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे, स्टोर्स का बैलेंस है हमारे पास कितना 500 का 40 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100। इसमें देखें आपकी जो टोटल आपकी बेस इंफॉर्मेशन का जो टोटल है वो 100% के बराबर है। आप चाहो तो आप टोटल इंटू 100% भी ले सकते हो। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये 200 वैल्यू इसमें चार्ज हो जाएगी प्रोडक्शन सेंटर ए में। जी जाहिद साहब, इज डेट क्लियर? इसी तरह से जब हम प्रोडक्शन सेंटर बी का शेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन सेंटर बी की बेस 50 है डिवाइडेड बाय टोटल बेस 100 है मल्टीप्लाई बाय 500, तो आई गेस ये 250 बनता है। अब स्टोर्स ने 10% सर्विसेज जो है वो मेंटेनेंस को भी दी हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 कितनी वैल्यू आएगी जी? 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, जी 50, शाबाश। इसको लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक बार नेट ऑफ करेंगे। यानी कि स्टोर्स को करने के बाद स्टोर्स को रीअपोर्शन, अब स्टोर्स को पहले रीअपोर्शन क्यों किया, क्योंकि स्टोर से कुछ वैल्यू मेंटेनेंस में भी जानी थी। अब जब वो वैल्यू स्टोर से मेंटेनेंस में चार्ज हो गई है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो अब हमारे पास मेंटेनेंस का टोटल बैलेंस पता चला जिसको रीअपोर्शन करना है, क्योंकि जो 200 था वो मेंटेनेंस की फाइनल वैल्यू नहीं थी जिसको आपने रीअपोर्शन करना था। अब जब आप मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो वो 250 की करेंगे। जब आप रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो किसकी करेंगे, 250 की। तो 250 दी मेंटेनेंस की वैल्यू है जिसको आपने रीअपोर्शन करना है, तो क्या करेंगे, मेंटेनेंस का 250 बैलेंस है जिसको रीअपोर्शन किया जाएगा। जी 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250 150, जाहिर साहब शाबाश। नेक्स्ट 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 100, और स्टोर्स में कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं इसमें। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा 10,350, 20,350, स्टोर्स का बैलेंस नील, और अब मेंटेनेंस का बैलेंस भी नील हो जाएगा, और हम इसको कहेंगे कि ये हमारे क्या है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
budgeted production overheads. जी students, any questions? Anyone? ओके हो गया। सो आपको स्टेप डाउन मेथड भी क्लियर है। अब हम लोग फाइनली इस पे आते हैं रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड जो है ये यूज किया जाता है अगर स्टोर्स और मेंटेनेंस जो आपके दोनों सर्विस सेंटर्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल मेथड यूज करते हैं। अगर ये दोनों सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रेसिप्रोकल मेथड। नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आसान। तो ये टू वे मेथड है, यानी कि दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन सेंटर्स को तो सर्विसेज देनी है, लेकिन प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ साथ वो आपस में भी एक दूसरे के साथ सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल या रिपीटेड मेथड है। रेसिप्रोकल या रिपीटेड मेथड। इसमें कंडीशन नहीं है, जिसको मर्जी आप पहले कर लें, सिर्फ वो जो सीक्वेंस वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ स्टेप डाउन मेथड में है, उसके अलावा किसी और मेथड में नहीं है। अब हम लोग इसको करते हैं, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में ये अब हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल मेथड, जिसको आप कहते हैं रिपीटेड मेथड या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या चीज है कि जब आप स्टोर्स को रीअपोर्शन करते हैं तो स्टोर्स अपनी वैल्यू का 40% ए को, यानी कि स्टोर ने जो टोटल सर्विसेज दी हैं उसमें से 40% सर्विसेज प्रोडक्शन सेंटर ए को दी हैं, 50% सर्विसेज उसने प्रोडक्शन सेंटर बी को दी हैं और 10% सर्विसेज उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दी। और इसी तरीके से जब आप मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करते हैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने 60% सर्विस, यानी कि वो उसने प्रोडक्शन सेंटर ए को दी है, 20% प्रोडक्शन सेंटर बी को दी है और 20% सर्विस उसने स्टोर्स डिपार्टमेंट को दी है। जब ये सिचुएशन रेज होती है तो इसका अब अगर हम देखें तो यहाँ भी टोटल बेस हमारी क्या बन रही है? 100%। टोटल बेस भी क्या बन रही है हमारी? 100%। और स्टोर्स की भी टोटल बेस मेरा ख्याल है 100 ही बनती है। स्टोर्स की टोटल बेस भी क्या बन रही है? 100%। गॉट इट जी। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों सर्विस, 3 मेथड्स हैं जायद साहब, ये फाइनल मेथड है। तो अब आप इसमें देखो तो तीनों सर्विस सेंटर, दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। स्टोर से वैल्यू मेंटेनेंस में जा रही है और मेंटेनेंस से भी वैल्यू स्टोर में आ रही है। तो जब ये सिचुएशन हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेसिप्रोकल मेथड। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेसिप्रोकल मेथड। एग्री जी? हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में? रेसिप्रोकल मेथड यूज करते हैं। अब रेसिप्रोकल मेथड जब हम अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के नोट्स में आई गेस है,
अगर नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं फिर जब नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। ओके हो गया। हम लोग जी अब इसको सॉल्व करने लगे हैं। प्रोडक्शन सेंटर ए, प्रोडक्शन सेंटर बी, स्टोर्स। एंड मेंटेनेंस। स्टोर्स एंड अब आफ्टर अपोर्शनमेंट जो बैलेंस हमारे पास है, प्रोडक्शन सेंटर ए का बैलेंस 10,000, प्रोडक्शन सेंटर बी का बैलेंस 20,000, स्टोर्स का बैलेंस 500 और मेंटेनेंस का बैलेंस 200। अब है जी रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में सबसे पहले स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे। स्टोर्स का बैलेंस कितना है? 500। शाबाश जाहिद साहब। 200 वैल्यू प्रोडक्शन सेंटर ए में और 50% हमने बी में चार्ज करनी है, तो 500 का 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 तो 250 और इसका 10% मेंटेनेंस में 50। जी ये क्लियर है सबको? तो प्रोडक्शन सेंटर ए का टोटल बन गया 10,200, प्रोडक्शन सेंटर बी का टोटल बन गया 20,250, स्टोर्स का बैलेंस नील हो गया और मेंटेनेंस का बैलेंस 250। अब हमने मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करना है। टू फिफ्टी की अब हमने करनी है रीअपोर्शनमेंट। 250 का 60% विच इज 150, बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब। और 20% 250 का 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 विच इज 50। और स्टोर्स में भी हम 20 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 250 50 चार्ज करें। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद इसको नेट ऑफ करेंगे। ये बैलेंस बन गया 10,350, ये बैलेंस बन गया 20,300, स्टोर्स का बैलेंस 50 और अब मेंटेनेंस का बैलेंस निल हो गया।
अब स्टोर्स में फिर से बैलेंस शो हो रहा है 50 का। अब स्टोर्स को फिर दोबारा रीअपोर्शन करेंगे, लेकिन अब ये याद रहे कि अब सिर्फ 50 वैल्यू है जिसको आपने रीअपोर्शन करना है। बेस इंफॉर्मेशन हमारी वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि इस 50 का 40% ए को चार्ज करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये वैल्यू बन जाएगी 20। इसी तरीके से 50% इसमें 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, 25 वैल्यू इसमें आ जाएगी। और फिर 10%, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 वैल्यू 5 आ जाएगी। ये बैलेंस बन जाएगा 10,370, ये बन जाएगा 20,325, स्टोर्स का बैलेंस नील और मेंटेनेंस का बैलेंस 5 आ गया। अब मेंटेनेंस में चूंकि फिर से बैलेंस 5 शो हो रहा है, इसलिए मेंटेनेंस की फिर से रीअपोर्शनमेंट करेंगे। इसमें हम लोग ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक दोनों सर्विस सेंटर्स का बैलेंस नील नहीं हो जाता। तो कोई बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, मतलब अगर हम एक सर्विस सेंटर को 2 से 3 मरतबा करें तो वो फिर नील हो जाता है। इसीलिए हम इसको रिपीटेड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार रेपिटेशन है कि आप एक ही सर्विस सेंटर को बार बार रीअपोर्शन कर रहे हैं। अब 5 है, 5 की रीअपोर्शनमेंट है, तो 5 का 60% इसमें विच इज 3, और 20% इसमें 1, 20% इसमें 1। ये बैलेंस बन गया 10,373, और प्रोडक्शन सेंटर बी का टोटल बन गया 20,326, और स्टोर्स का बैलेंस क्या बन गया 1, और मेंटेनेंस का बैलेंस क्या हो गया 0। अब आपने फिर से स्टोर्स को रीअपोर्शन करना है, क्योंकि स्टोर्स में फिर से बैलेंस शो हो रहा है 1 का। जब आपके पास स्टूडेंट्स लास्ट में 1 रह जाए, 2 रह जाए, यानी कि इतनी कम वैल्यू कि अगर हम इसको फर्दर रीअपोर्शन करें तो लेस देन 1 वैल्यू चार्ज होना शुरू हो जाए। जैसे अब ये 1 है, तो 1 का अगर मैं 40% इधर चार्ज करूं तो स्टूडेंट्स ये बनता है 0.4, और 50% इसमें करूं तो बनता है 0.5, और अगर 10% इसमें करूं तो वो बनता है 0.1। ठीक है, अब जब हम इसको रीअपोर्शन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस निकलेगा, जब इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में लेस देन 1 वैल्यू जा रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने करना ये है कि हम इन वैल्यूज को, इन फिगर्स को कंप्लीट राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि डेसिमल्स में नहीं लिखेंगे। यानी कि मकसद डेसिमल में जाना नहीं है, मकसद ये है कि इतनी कम वैल्यू रह गई है कि अब अगर हम उसको फर्दर स्प्लिट करते हैं तो डिपार्टमेंट्स में लेस देन 1 वैल्यू चार्ज होती है। तो डिपार्टमेंट्स में क्या होती है, लेस देन 1 वैल्यू चार्ज होती है। तो राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे, ये देखें, स्टोर्स की सबसे ज्यादा वैल्यू बी में आ रही है, तो हम इसको 0.5 को काट कर यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूरा 1 इसको चार्ज कर देंगे, और बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स में वैल्यू 0 0 लिख देंगे। अब जो टोटल हमारे पास निकला है, उस टोटल को हम कहेंगे कि 10,373 इसकी वैल्यू, ये 20,327 इसकी वैल्यू, स्टोर्स का बैलेंस नील हो गया और मेंटेनेंस का बैलेंस भी नील हो गया, और ये क्या बन जाएगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये क्या बन जाएगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये वैल्यू आपके पास निकलेगी जी। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किया इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है? देखें हसान, मैं ये कह रहा हूँ कि जब लास्ट में आपके पास वैल्यू 1 बच गई है या 2 बच गई है, अब अगर हम इसको 1 या 2 को फर्दर रीअपोर्शन करते हैं तो डिपार्टमेंट्स में लेस देन 1 वैल्यू जाने का चांस है, लेस देन 1 वैल्यू चार्ज होगी अगर हम उसको फर्दर रीअपोर्शन करें। तो कहता है कि यहाँ पे फिर आप वैल्यूज को क्या कर लें, राउंड ऑफ कर लें। यहाँ पे आप वैल्यूज को क्या कर लें, राउंड ऑफ कर लें, यानी कि जिसमें जैसे अब ये 1 है तो 1
अब जब आप रीअपोर्शन कर रहे हैं तो स्टोर्स की सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस डिपार्टमेंट में चार्ज होती है, आप उसमें 1 चार्ज कर दें, आप उसमें कंप्लीट 1 चार्ज कर दें और बाकी सब डिपार्टमेंट्स में जो है वो वैल्यू 0 लिख दें। जैसे आप देखें ना, स्टोर में वैल्यू जा रही थी 0.4 और मेंटेनेंस में वैल्यू जा रही थी 0.1, तो उनमें आप 0 लिख दें। और बी में चूंकि 0.5 वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू चार्ज हो रही थी, तो इसमें पूरा $1 आप इसमें चार्ज कर दें। हाँ, अब अगर 1 की जगह 2 बच गया होता तो हम इन दोनों में 1 लिख सकते हैं। ए में भी 1 लिख देते, बी में भी 1 लिख देते, मेंटेनेंस में 0 लिख देते। यानी कि वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। नहीं अनीस, इस तरह से नहीं लिखा होगा। अनीस इस तरह से होगा कि वो आपको जैसे अब ये देखें, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन में जो बेस इंफॉर्मेशन है उससे आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा मेथड है, स्टेप डाउन मेथड है या रेसिप्रोकल मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, तो ये उस पर नहीं आसान। अगर 3 होता तो देखो, 3 होता तो फिर हम बी में 2 लिखते और ए में 1 लिख देते पूरा। क्योंकि अगर स्टोर्स की का फाइनल बैलेंस 3 बच रहा है तो 3 का 50% 1.5 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 2 बन जाएगा, वो आप बी में लिखोगे और 40% बनेगा 1.2। तो आप जो है 1 जो है वो पूरा 1 ए में चार्ज कर दो और जो मेंटेनेंस है उसमें 10% वो 0.3 उसको ना लिखो। जी गॉट इट। नहीं, अगर 4 होता तो हम इसको फर्दर रीअपोर्शन कर सकते थे। मतलब इतनी कम वैल्यू जब रह जाए कि फर्दर डिपार्टमेंट्स में लेस देन 1 वैल्यू जाने का चांस है, फिर राउंड ऑफ करना है। अदरवाइज जब तक इतनी कम वैल्यू नहीं आती तब तक रीअपोर्शन करते जाना है। अगर 4 होता तो जार है 4 का 50% हमने बी में 1 चार्ज कर दिया, 40% 4 का वो हम उसमें ए में 1 और उसमें अगर मेंटेनेंस में फिर 1 आता तो फिर मेंटेनेंस को फिर रीअपोर्शन करना पड़ेगा। तो मतलब इतनी कम वैल्यू रह जाए कि अगर आप उसको फर्दर रीअपोर्शन करेंगे तो डिपार्टमेंट्स में लेस देन 1 वैल्यू जाने का चांस है, तो फिर वो आपका जो है वो राउंड ऑफ का तरीका आएगा इसमें। जी अनीस, आपको बात समझ में आ गई बच्चे? मतलब जो डेटा, जो बेस इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है क्वेश्चन के अंदर, उस बेस इंफॉर्मेशन से आप पिक करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें, स्टोर्स को जब रीअपोर्शन कर रहे हैं तो स्टोर्स की वैल्यू का 40% ए में, बी में 50% और 10% मेंटेनेंस को जा रहा है। यानी कि स्टोर्स अपनी कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ शेयर कर रहा है। क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है। और जब आप मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करते हैं तो मेंटेनेंस अपनी वैल्यू का 60% ए को, 20% बी को और 20% स्टोर्स को भी चार्ज कर रहा है। यानी कि मेंटेनेंस ने भी स्टोर को सर्विस दी है, तो इसका मतलब दोनों सर्विस सेंटर्स आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी कॉस्ट भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये बेस इंफॉर्मेशन से हमें आइडिया होगा कि कौन सा मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। गॉट इट जी? अच्छा, अब ऐसा है कि इसके बाद हमने शुरू करनी है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आप लोग ऐसा करें कि तब तक आप भी नमाज पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ, तो 10 मिनट्स के बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं आसान क्या मेंशन, देखो मेथड का मेंशन वो क्यों करेगा? बेस इंफॉर्मेशन किस लिए है? अभी जब मैंने आपको मेथड्स करवाए हैं इन क्वेश्चंस में, तो वो मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है ताकि आप जब खुद पढ़ें तो आपको याद हो गई ये वाली एग्जांपल फलां मेथड की है। नॉर्मली वो क्वेश्चंस में मेथड मेंशन नहीं करता, तो वो बेस इंफॉर्मेशन से आपको बड़ा क्लियरली पता चल सकता है कि कौन सा मेथड है। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको तीनों तीन एग्जांपल्स की एक एक दफा वो पिक्चर दिखाता हूँ बेस इंफॉर्मेशन की। ये देखें, जब आप डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो क्या डायरेक्ट मेथड की से रीअपोर्शनमेंट करते हुए क्या स्टोर से मेंटेनेंस में कोई वैल्यू गई है? जी हसान, क्या स्टोर को जब आप रीअपोर्शन कर रहे हैं तो क्या स्टोर्स की कोई बेस इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में लिखी हुई है? नहीं। और जब आप मेंटेनेंस को कर रहे हैं तो क्या मेंटेनेंस से कोई बेस इंफॉर्मेशन स्टोर में लिखी हुई है? नहीं। इसका मतलब ना तो स्टोर ने मेंटेनेंस को कोई सर्विस दी, ना मेंटेनेंस ने स्टोर को कोई सर्विस दी। तो जब दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विस नहीं देते तो फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जब दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विस नहीं देते तो तब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 थी,
उसमें क्या था कि जब आप स्टोर्स को रीअपोर्शन करते हैं तो स्टोर्स अपनी वैल्यू का 10% मेंटेनेंस में चार्ज कर रहा है। इसका मतलब स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है। और जब आप मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करेंगे तो मेंटेनेंस से कोई वैल्यू स्टोर में चार्ज नहीं हो रही, यानी कि स्टोर मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है लेकिन मेंटेनेंस स्टोर को कोई सर्विस नहीं दे रहा। अब वो मेथड मेंशन करे या ना करे, स्टेप डाउन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो फाइनल जो भी हमने किया उसमें क्या है कि जब स्टोर्स को रीपोर्शन कर रहे हैं तो स्टोर्स की वैल्यू से 10% मेंटेनेंस में जा रहा है, और जब मेंटेनेंस को कर रहे हैं तो मेंटेनेंस से भी 20% स्टोर्स के अकाउंट में चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन हो तो फिर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेसिप्रोकल मेथड। इस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेसिप्रोकल मेथड। तो ये बेस इंफॉर्मेशन से वो अगर लिख दे के कौन सा मेथड है फिर तो बहुत एक्सीलेंट बात है, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं लिखता। सो जब वो नहीं लिखता तो फिर अब इसका मतलब है कि हमें खुद अपना को बंदोबस्त करना है। तो बेस इंफॉर्मेशन से ये चीज हमें पता चलेगी। नहीं जी, आप लोग भी नमाज पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। 10 मिनट्स के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए हैं? जी आसान। एग्जाम्पल नंबर 6 किस में आप कह रहे हैं? जी ये बात सब बस कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे एंड से थोड़ा सा डिले हो गया। एक सेकेंड हसान, मैं नोट्स में चेक करता हूँ, एक सेकेंड ठहरिएगा। इट्स ओके आवाज नहीं, वो थोड़ा सा आज मुझे टाइम लग गया, वजू वगैरह भी करना था तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। अच्छा, आप ओवरहेड्स के चैप्टर में ही जो एग्जांपल नंबर 6, अच्छा हाँ, ये सब लोग जरा एक दफा इसको देखें जी। नोट्स की जो नोट्स में एग्जांपल नंबर 6 है, सब लोग जरा इस पर आए पहले। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 में उसने आपको डाटा दिया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि जी प्रोडक्शन सेंटर्स दो हैं, प्रेसिंग और दूसरा असेंबली, और सर्विस सेंटर्स दो हैं, कैंटीन और मेंटेनेंस। अब टोटल आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट जो है वो उसने आपको इसमें बता दिया कि प्रेसिंग का टोटल 15,000 है, असेंबली का टोटल 26,000 है, कैंटीन का टोटल 8,000 है और मेंटेनेंस का टोटल 9,000। ये उसने आपको इसके टोटल आफ्टर अपोर्शनमेंट बता दिया कितने हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि जब आप कैंटीन को रीअपोर्शन करेंगे तो कैंटीन अपनी वैल्यू का 50% प्रेसिंग को, 30% असेंबली को और 20% मेंटेनेंस को चार्ज करेगी। और जब आप मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करेंगे तो मेंटेनेंस अपनी वैल्यू का 55% प्रेसिंग को, 40% असेंबली को और 5% कैंटीन को चार्ज करेगा। यानी कि ये जो बेस इंफॉर्मेशन गिवन है, ये दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मेथड यूज होगा। सो कहने का मतलब ये है कि फिर आपका सी वाली ऑप्शन तो ओके हो गई, सी रिक्वायरमेंट तो आप लोगों को ओके है कि क्योंकि बेस इंफॉर्मेशन है ही रेसिप्रोकल मेथड की, तो उसके लिए हम लोग जो है वो रिपीटेड मेथड या रेसिप्रोकल मेथड यूज करें। ओके हो गया। अब इसके बाद आता है स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड हम लोग यूज करते हैं जब एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर को सर्विस दे रहा हो लेकिन दूसरा सर्विस सेंटर उसको सर्विस ना दे। अब वो ये कह रहा है कि आप इसी एग्जांपल को स्टेप डाउन मेथड से भी करें। स्टेप डाउन मेथड से करने का मतलब ये है, वो आगे लिख रहा है, इफ कैंटीन प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंटेनेंस बट मेंटेनेंस डज नॉट, यानी कि अगर कैंटीन ने मेंटेनेंस को सर्विस दी है लेकिन मेंटेनेंस ने कैंटीन को कोई सर्विस नहीं दी। अब अगर हम इसको स्टेप डाउन मेथड से करेंगे तो इसका मतलब मेंटेनेंस का ये जो आ रहा है 5% इसमें, इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये 5% लिखा ही नहीं हुआ, इग्नोर कर देंगे। और मेंटेनेंस की बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी, 55% एंड 40%, यानी कि मेंटेनेंस की बेस का टोटल क्या बना, 95%। यानी कि अब जब हम इसकी अपोर्शनमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 55 डिवाइडेड बाय 95 इनटू कैंटीन इनटू मेंटेनेंस का टोटल 9,000। इसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 9,000 जो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि अब हम डायरेक्ट 55% और 40% नहीं ले सकते क्योंकि अब हमारी टोटल बेस, हमारी बेस इंफॉर्मेशन का टोटल 100 के बराबर नहीं बन रहा, 95 के बराबर बन रहा। तो इसलिए हम लोग 55 बाय 95, 40 डिवाइडेड बाय 95 इस तरह से प्रोपोर्शनेट लेकर उसको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जब वो हमें बेस इंफॉर्मेशन बेशक रेसिप्रोकल मेथड की दे रहा है लेकिन वो स्पेसिफिकली अगर ये कहे
कि आपने इसको स्टेप डाउन मेथड से करना है कि कैंटीन ने तो मेंटेनेंस को सर्विस दी है लेकिन मेंटेनेंस ने कैंटीन को कोई सर्विस नहीं दे रहा, तो जो मेंटेनेंस की बेस इंफॉर्मेशन कैंटीन के कॉलम में आ रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे, समझेंगे वो नहीं लिखी हुई, इग्नोर। यानी कि अब रिमेनिंग जब मेंटेनेंस को रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो 55 प्रेसिंग की बेस 55 और असेंबली की बेस 40, यानी कि वो कैंटीन वाला 5 खत्म हो गया। यानी कि अब हमारी टोटल बेस इंफॉर्मेशन 95 है, 55 और 40 का सम। अब जब हम मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 55 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 9000। इसी तरीके से असेंबली के लिए 40 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 9000। स्टूडेंट्स गॉट इट और नॉट, यस और नो? ये बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई? जी हसान, जाहिद साहब, साकिब साहब, यासिर साहब, अमजद साहब, सब लोग, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है सबको? एहसन, अनीस, आशिर, बिलाल, इज़ा, हमजा, इमरान, माहदिया, फकीज़ा, उस्मान अकबर, कमर साहब, साकिब, जाहिद साहब, ओके हो गया, फाइन। अब हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। स्टूडेंट्स अब जब हम इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट मेथड में जो सर्विस सेंटर्स हैं वो एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। डायरेक्ट मेथड तब यूज होता है जब सर्विस सेंटर्स एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते, यानी कि सर्विस सेंटर सर्विसेज दे रहे हैं सिर्फ किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो इसका मतलब है कि कैंटीन जो मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा था अब ये भी वो नहीं दे रहा, तो इसको 20 को क्या कर देंगे, इग्नोर। इसी तरह ये 5% को क्या करेंगे, इग्नोर। यानी कि अब कैंटीन की भी टोटल बेस क्या बन गई, कैंटीन की टोटल बेस बन गई 80% और मेंटेनेंस की टोटल बेस पहले से 95 है। मेंटेनेंस की टोटल बेस क्या होगी, 95%। जी इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? अब जब आप डायरेक्ट मेथड से इसकी रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो आप कैंटीन का जब रीअपोर्शन करेंगे तो क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि आप टोटल बेस 80 है, अब हम डायरेक्ट 50% नहीं ले सकते डायरेक्ट मेथड से करते हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्रेसिंग का शेयर निकालने के लिए 50 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 80 इनटू 8000। फिर इसी तरह असेंबली का शेयर निकालने के लिए 30 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 80 इनटू 8000। इसी तरह मेंटेनेंस का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, मेंटेनेंस की बेस 55 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 95 इनटू 9000, 40 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 9000। तो इस तरह से असेंबली, इस तरह से हम इसकी अपोर्शनमेंट करेंगे। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डन, ओके हो गया। ये एग्जाम्पल कल आप लोग करके आइएगा। ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं एब्जॉर्प्शन पे। हमने इस चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस करने, एक एलोकेशन, दूसरी अपोर्शनमेंट, तीसरा रीअपोर्शनमेंट और चौथा जो है डेट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन मेथड ये कहता है
एब्जॉर्प्शन ये कहता है कि जी हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट जो हमें टोटल में पड़ रही है वो हमें पर यूनिट कितनी चार्ज हो रही है, यानी कि एक यूनिट के ऊपर कितनी पड़ रही है। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को टोटल से पर यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे। हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को टोटल से पर यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे। अपनी ओवरहेड कॉस्ट को टोटल से पर यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि हम बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे बजटेड एक्टिविटी लेवल के साथ। यानी कि जैसे कि ये है, फर्ज करें कि हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं $1,00,000 के, 1,00,000 रुपए के, सॉरी, हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 1,00,000 के। अब बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें कहाँ से मिले? आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट करने के बाद जो हमें ओवरहेड्स मिल रहे हैं वो हमारे 1,00,000 के, वो हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। डिवाइडेड बाय, फर्ज करें कि हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे। हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे? 10,000 यूनिट्स। तो हमारे पास जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पर निकलता है, हमारे पास जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पर आएगा वो बन जाएगा ₹10 पर यूनिट। अच्छा, अब ये जो OAR हमने निकाला है 10, तारिक साहब आपने भी 10 खाली बोल दिया। यहाँ पे इस रेट को जब हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमने खाली 10 नहीं देखना, 10 से ज्यादा अहमियत इस चीज की है। यानी कि खाली 10 मीनिंगलेस बात है। 10 खाली 10 कह देना, यानी कि जब कोई आपसे OAR पूछे तो आप बोल दें जी 10, तो ये जस्ट लाइक ऐसे होगा जैसे आप नींद में बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें अगर ओवरहेड समझने हैं तो हमें OAR की, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की, बेस के साथ उसको बोलना है, हमेशा बेस के साथ लिखना है। ठीक है, हमेशा बेस के साथ उसको पढ़ना है। तो OAR यहाँ पे निकला, हमने अपने बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर दिया बजटेड प्रोडक्शन से, विच इज 10,000 यूनिट्स। तो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया $10 पर यूनिट। अब ₹10 पर यूनिट का क्या मतलब है? ये जो उसने यहाँ पर एक टर्म यूज किया है ₹10 पर यूनिट। अब ₹10 पर यूनिट का मीनिंग क्या है? ₹10 पर यूनिट का मतलब ये कि जब भी हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ₹10 की कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट लगती है, एब्जॉर्ब होती है। यानी कि जब भी हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ₹10 की ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा OAR है। ये मीनिंग है ₹10 पर यूनिट का, कि जब भी आप एक यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट बनाने पे आपकी ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी? ₹10 से एब्जॉर्ब होगी। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए वर्ड लग रही है नहीं बोल देंगे, हम बोलेंगे कि जी ₹10 से ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी पर यूनिट। यानी कि जब भी हम एक यूनिट बनाएंगे तो हमारी ₹10 की ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्ब होगी मतलब लगेगी। ओके हो गया जी। अब ये जो हम अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 7 एक्टिविटी लेवल्स हैं जिनको यूज करके हम अपना OAR कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जाहिर है इनमें से कोई एक एक्टिविटी लेवल यूज होता है, इनमें से कोई एक एक्टिविटी लेवल यूज होता है। कंपनी सारे एक्टिविटी लेवल्स नहीं यूज करेगी, इनमें से कोई एक एक्टिविटी लेवल यूज करेगी। अब वो एक्टिविटी लेवल की, अब लेकिन हम चूंकि अभी पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमें तो साथ के साथ एक्टिविटी लेवल्स अप्लाई करने आने चाहिए। तो वो 7 एक्टिविटी लेवल्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए? उसमें ये हमारे पास आते हैं जी, ये 7 एक्टिविटी लेवल्स जो उसने यहाँ पर आपको शो किए। उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर एक्टिविटी लेवल हो, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में चेंज नहीं है। अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स आपका एक्टिविटी लेवल हो तो आपका जो रेट है वो कुछ इस तरह से होगा, ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा, अब ये जो 2 मैंने लिखा है ये मैंने फर्जी वैल्यू खुद ही अपनी तरफ से लिख दी है। अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर ये एक फर्जी वैल्यू लिख दी है।
मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, फर्जी वैल्यू अपनी तरफ से लिख दी है। तो जब आप करेंगे तो वहां फर्जी वैल्यू नहीं होगी, ऑब्वियसली जो स्टैट्स होंगे आप उसकी बेस पे निकालेंगे। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ लिख दी। अब ये 2 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जब आपकी लेबर 1 घंटा काम करती है, जब आपकी लेबर 1 घंटा काम करे तो आपकी 2 रुपीज की ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है। जब आपकी लेबर 1 घंटा काम करती है, जब आपकी लेबर क्या करती है, 1 घंटा काम करती है, तो 2 रुपीज की ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है। जब आपकी लेबर 1 घंटा काम करती है तो 2 रुपीज से ओवरहेड कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है पर लेबर आवर। अब लेबर जितने ज्यादा घंटे काम करेगी इनटू 2 उतनी ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी, उतनी ओवरहेड कॉस्ट लगेगी। ये असल में हम लेबर आवर्स को तब एज ए एक्टिविटी लेवल यूज करते हैं अगर हमारे पास ज्यादातर ओवरहेड कॉस्ट लेबर से रिलेटेड हो। अगर हमारी ज्यादातर कॉस्ट जो है वो लेबर से रिलेटेड होंगी तो फिर हम वहां पे लेबर आवर्स को एज ए एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे। जी गॉट इट। इसी तरह अगर मशीन आवर्स आपका एक्टिविटी लेवल है तो उसमें जो रेट आपके पास निकलेगा ₹3, उस वो होगा जी ₹3 पर मशीन आवर। यानी कि जब भी मशीनरी 1 घंटा काम करती है तो हमारी ₹3 की ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है। अब ये वो कंपनी जहां पर ज्यादातर ओवरहेड कॉस्ट मशीन से रिलेटेड हो, जैसे मशीन की डेप्रिसिएशन है, मशीन की इंश्योरेंस कॉस्ट है, मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट है, मशीन की लुब्रिकेंट कॉस्ट है, जहां पर इस तरह की मशीन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी तो ज़ाहिर है मशीनरी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी उतनी ज़्यादा वो मशीन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगेंगी। तो वो बिजनेसेस फिर अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मशीन आवर्स की बेस पर निकालते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स वाला मैंने आपको भी बताया करके, ये जैसे रेट दिया हुआ जी 2 रुपीज पर यूनिट, तो ये पर यूनिट है, यानी कि जब भी आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी 4 रुपीज की जो है वो ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी। जब भी आप 1 यूनिट बनाएंगे तो आपकी 4 रुपीज से ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर ये जो 4 मेथड्स हैं, ये 4 जो एक्टिविटी लेवल्स हैं, जब इनमें से कोई एक्टिविटी लेवल आ जाए तो फिर आपने फॉर्मूले में इनटू 100 भी करना है। इन चारों में से, इन 4 एक्टिविटी लेवल्स, इन चारों में से जब कोई एक्टिविटी लेवल बेस बनेगा तो फिर आपने फॉर्मूला में इनटू 100 भी करना है। आपने फॉर्मूला में क्या करना है, इनटू 100 भी करना है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर देखें, अब इनटू 100 क्यों करना है? फॉर्मूले में अमूमन क्या चीज है कि फॉर्मूले के अंदर जब एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या लेबर आवर्स हैं या मशीन आवर्स हैं तो ऊपर तो हमारे पास कॉस्ट है, नीचे या तो यूनिट्स हैं या आवर्स हैं, तो रेट पर यूनिट या पर आवर निकल आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या हो, वैल्यू हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे उसका, प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कि ये हमारी कॉस्ट इस कॉस्ट का कितने परसेंट बनती है, ये कॉस्ट हमारी इस कॉस्ट का कितने परसेंट बनती है, तो उसका प्रोपोर्शनेट निकलेगा, उसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। जैसे अगर हमारी डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट एक्टिविटी लेवल है तो ये 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, यानी कि हमने अपने अपने ओवरहेड्स को डिवाइड किया होगा किससे, लेबर कॉस्ट से, तो वो बनता है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी कि हमारी लेबर कॉस्ट का 50%, यानी कि जितने हमारी लेबर कॉस्ट लग रही है उसका 50% हमारे ओवरहेड्स भी लग रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी तरह अगर एक्टिविटी लेवल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है तो फिर ही होगा जी 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जितनी हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लग रही है उसका 40% ये बनेगा।
इसी तरीके से अगर प्राइम कॉस्ट एक्टिविटी लेवल है तो ये होगा जी 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट का 30%। प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का सम। तो जितनी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है उनका सम जो है वो जितनी हमारी प्राइम कॉस्ट आ रही है उसका 30% हमारे जो है वो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट एक्टिविटी लेवल है तो फर्ज करें जी 20% आया, तो हम इसको लिखेंगे 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, हम इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बात समझ गए नहीं समझे? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस करते हैं, ये मसला और जो है वो हल हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है 7, 8, 9, 10, 11 ये एग्जांपल्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो मैं आपके सामने वो स्लाइड्स, बुक नोट्स जो हैं, आपके नोट्स की एग्जांपल्स ओपन करता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7 जरा निकालें, इसका OAR क्या आता है? शाबाश, जरा जल्दी से। एग्जांपल 7 का जरा OAR कैलकुलेट करें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। Company has budgeted overheads of 1 lakh rupees in a period and budgeted production is 2000 units for the period. What is the overhead absorption rate? जी सब लोग रिप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कितना टाइम लगेगा इसमें? नहीं जाहिद साहब, आपका गलत है, बाकी तकरीबन सबका ठीक है। हमारे देखें 1 लाख रुपीस के ओवरहेड्स लगे हैं डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स। अब्बास साहब आपका भी गलत है। तो ये रेट बन जाएगा ₹50 पर यूनिट। अब जो खाली लिख रहा है 50 वो गलत है, 50 पर यूनिट। हाँ जाहिद साहब आप ठीक है, 50 पर यूनिट। जी मुश्किल चीज तो नहीं है ये। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। कंपनी हैज बजटेड ओवरहेड्स ऑफ 60,000 rupees per annum and budgeted labor hours are 30,000 hours per annum. What is absorption rate and also calculate overhead charged per unit if a unit required 3 labor hours. जी स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है OAR? नहीं आसान, गलत है। जी तारिक साहब बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नहीं, मशीन आर तो है ही नहीं अमजद साहब, ये तो हम एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं। हमारे ओवरहेड्स हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 लेबर आवर्स। तो हमारे पास जो OAR निकला डेट इज 2 पर लेबर आवर। अब हमें इसमें अगर पर यूनिट रेट भी निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? वो कह रहा है जी 3 मशीन आवर्स लगते हैं, 3 लेबर आवर्स लगते हैं।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 लेबर आवर से, तो ये रेट बन जाएगा ₹6 पर यूनिट। यानी कि अब इसमें 2 रेट्स हो गए। देखें जरा मेरी बात को तवज्जो से सुने, अपनी कैलकुलेशन और कॉपी करना बंद करें, मेरी बात सुने। हमने पहले OAR निकाला पर लेबर आवर क्या बनता है। 60,000 हमारे ओवरहेड्स हैं और 30,000 हमारी लेबर आवर्स हैं। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो हमारे पास रेट निकला इसका ₹2 पर लेबर आवर। यानी कि जब भी हमारी लेबर 1 घंटा काम करती है तो हमारी ₹2 की ओवरहेड कॉस्ट लगती है। जब भी हमारी लेबर 1 घंटा काम करती है, जब भी हमारी लेबर 1 घंटा काम करती है तो हमारी ₹2 की ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है। ये 2 पर लेबर आवर था। और यहाँ पर जब हमने इसका रेट निकाला, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट किया, तो पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया, जितने लेबर आवर्स 1 यूनिट पे लगते हैं उससे उसको पर लेबर आवर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 6 पर यूनिट निकला है। अब जब हम ये बेस 7 बोलेंगे तो फिर हमें 2 और 6 का फर्क पता चलेगा कि क्या है। 2 और 6 में क्या डिफरेंस है ये पता ही तब चलेगा जब हम उसके साथ उसकी बेस को बोलेंगे। 2 पर लेबर आवर रेट है कि जब लेबर 1 घंटा काम करे तो ₹2 की ओवरहेड कॉस्ट लगती है। और ₹6 हमारी ओवरहेड कॉस्ट है पर यूनिट, कि जब हमारी लेबर 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है, यानी कि जब हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारी पर यूनिट जो लेबर कॉस्ट लगती है वो ₹6 है। जी इसको देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। एग्जांपल 9 देखें सब लोग, जल्दी से जरा स्पीड लगाएं थोड़ी सी। हसान, आप आधी बात क्यों करते हैं यार, मतलब आप लोग क्यों उसके साथ उसकी बेस नहीं लिखते। मुझे इस चीज से बड़ी इरिटेशन हो रही है। मुसलसल हर क्वेश्चन के अंदर ये तीसरा सवाल है जो हम कर रहे हैं और मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि भाई उसके साथ उसकी बेस लिखो, उसके साथ उसकी बेस लिखो। लेकिन हर बंदा वही नींद में बोल रहा है कि जी ये वैल्यू है, ये नंबर है। बेटा नंबर की कोई वैल्यू नहीं है हसान, जब तक आप उसके साथ उसकी बेस मेंशन नहीं करते हैं वो तब तक बेकार यूजलेस चीज है। इसमें जी जब हम OAR कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे ओवरहेड्स 85,000 डिवाइड बाय 15,000 आवर्स, तो हमारा OAR आ जाएगा ₹5.67 पर मशीन आवर। अब हमें इसमें पर यूनिट रेट भी चाहिए। उसने कह दिया कि जी 5 मशीन आवर्स लगते हैं 1 यूनिट बनाने पे, 5 मशीन आवर्स। तो इसको हमने 5 मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास रेट बन गया ₹28.33 28.33 पर यूनिट। तो रेट बन गया 28.33 पर यूनिट। नहीं, राउंड ऑफ नहीं कर सकते तारिक साहब, उसकी वजह ये है कि ये यूनिट रेट है। अगर हम इसको यहाँ राउंड ऑफ करते हैं तो ये बड़ी अमाउंट में कलेक्ट होके क्लब होके ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए रेट को 2 डेसिमल तक लिखें। जी एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, जल्दी से जरा शाबाश, एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। जी शाबाश स्टूडेंट, जरा जल्दी से रिप्लाई करें।
225% of direct labor cost. 225% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जितनी हमारी, क्योंकि बेटा यहाँ पर लेबर आवर्स नहीं है, आप इसको पर लेबर आवर कैसे लिख सकते हैं? नीचे क्या ये आवर्स हैं आपके? मुझे बताएं सब लोग, क्या ये आवर्स हैं? 2 लाख लेबर कॉस्ट है, तो फिर आप इसको पर लेबर आवर क्यों लिख रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो फिर आप इसको पर लेबर आवर क्यों लिख रहे हैं? देखे ना, ये तो फिर वही बात होगी कि हमें चीज की एक सेंस डेवलप नहीं हो रही, हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। हम पर लेबर आवर तब लिखते हैं क्योंकि नीचे बेस में लेबर आवर्स होते हैं, इसलिए रेट को पर लेबर आवर लिखते थे। जब बेस में एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स होते हैं तो फिर हम पर मशीन आवर बोल देते हैं। जब एक्टिविटी लेवल यूनिट्स होते हैं तो हम रेट को पर यूनिट बोल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो रेट है, वो यहाँ पर जो एक्टिविटी लेवल है वो तो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट। तो फिर हम इसको पर लेबर आवर नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे इंटू परसेंट 100 करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 225% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये हमारी लेबर कॉस्ट का 225% है, यानी कि जितनी हमारी लेबर कॉस्ट लग रही है उसका 225% हमारे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, ये जो मैंने वर्किंग की है, ताकि आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाए। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ओके, अब ये जो एग्जांपल नंबर 10 है, हमने कौन सी की अभी? एग्जाम्पल 10 तक हमने कर ली। तो एग्जाम्पल नंबर 11 इज योर होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 11 आपका होमवर्क है, और ये एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपका होमवर्क। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं। अब आपका टोटल होमवर्क ये है कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, 11 है और 12 है। ये चीज आपके लिए कल के लिए क्या है? होमवर्क। ये आपका कल के लिए होमवर्क है जी, ये आप लोगों ने कल करके आना है। कल यहीं से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग अंडर ओवर एब्जॉर्ब, यानी कि अप्लाइड और अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, वो जो ओवरहेड्स हैं वो हमने इसमें कल डिस्कस किया। और साथ ही इंशाल्लाह हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, कल इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।